नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई के अंतर्गत हम क्लासें चला रहे हैं और उसी के अंदर संविधान का जो ये भाग 1 है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले के जो संविधान के वीडियो हैं, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप वहां पर जा करके संविधान की सारी वीडियो देख सकते हैं और हिंदी व्याकरण अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण का लिंक भी मैंने दे दिया है, तो आप दोनों का फायदा उठा सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो संविधान के भाग 1 पर होगी, संघ और राज्य क्षेत्र। ये इसका नाम है दोस्तों। 1 से लेकर 4 तक इसमें अनुच्छेद सम्मिलित हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं ये विस्तृत जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में दूंगा। फिर अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या भारतीय संसद के पास इतना अधिकार है कि वो अपने देश की भूमि को किसी दूसरे देश को दे सकती है। तो ये सारी चर्चाएं हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों भाग 1 से। तो पहला सवाल तो यही है, आपसे यही पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय संविधान है उसका पहले भाग का नाम क्या है। तो नाम उसका आप याद रखें, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि पहले भाग में कितने अनुच्छेद सम्मिलित किए गए हैं। तो आप कहेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया है। अब आपसे यह पूछा जाता है कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है या अनुच्छेद 1 के अंदर क्या लिखा गया है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान का भाग 1 का पहला ही जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक, पहले आर्टिकल में यह परिभाषित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दोस्तों, यहां पर जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि संविधान के हिसाब से भारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। उसमें आपको कई तरीके के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान भी आपको मिल जाएगा, आर्यवर्त भी आपको मिल जाएगा, इंडिया भी आपको मिल जाएगा और चौथा जो ऑप्शन होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो इंडिया होगा। या आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो आप कहेंगे भारत और इंडिया से। तीसरा नाम आप नहीं बताएंगे। भारत के वैसे तो कई नाम हैं, ठीक, और आपको ये भी पता है कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा नामों वाला देश है वो हमारा भारत ही है। लेकिन दोस्तों, अगर संवैधानिक बात करें तो संवैधानिक तौर से हमारे देश के केवल 2 ही नाम हैं, भारत और इंडिया। यही आपसे पूछा जाता है और इतना ही आपको याद रखना है। फिर दूसरी बात दोस्तों, राज्यों का संघ होगा। तो संघ हिंदी का एक शब्द है, लेकिन दोस्तों इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं और होते भी हैं, क्योंकि जैसे आपने अमेरिका का नाम पढ़ा है वो भी एक संयुक्त राष्ट्र ही है और हमारा जो भारत है वो भी एक संयुक्त राष्ट्र ही है, मतलब वो भी संघात्मक है और हमारा देश भी संघात्मक है। लेकिन दोस्तों, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसके 2 अर्थ निकल कर आते हैं, एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। तो फेडरेशन अमेरिका है और हमारा जो देश है, हमारे देश के लिए जो दोस्तों इंग्लिश में शब्द यूज होता है वो होता है यूनियन। यूनियन में और फेडरेशन में क्या अंतर है, अगर मैं आपको बताऊं कि एक कोई देश यूनियन है और कोई देश फेडरेशन है, तो आप इन दोनों में अंतर कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे अमेरिका का मैं यहाँ पर उदाहरण आपको बार बार बता रहा हूं, तो फेडरेशन है उनका देश, ठीक, वो भी एक संघ है। संघ कैसी है, फेडरेशन है। हमारा देश भी एक संघ है और हमारा देश कैसे संघ है, यूनियन है। तो फेडरेशन का मतलब ये होता है वहां पर कि कोई भी राज्य स्वतंत्र रूप से, मतलब स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं, कोई भी राज्य वहां का अपने आप में स्वतंत्र होता है। इसका मतलब वो कभी भी चाहे तो देश से अलग हो सकता है, उसका कानून भी अलग होता है। शक्तियों का बंटवारा इस तरीके से नहीं होता जैसे कि हमारे संविधान के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। तो हमारा देश कैसा है, संघ तो है लेकिन वो यूनियन के रूप में है। यूनियन का अर्थ हुआ कि कोई भी राज्य वो अपनी मर्जी से हमारे देश से अलग नहीं हो सकता, मतलब वो अपने देश से अलग नहीं हो सकता कोई भी राज्य भारत का। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। और भी इसके कुछ संक्षिप्त एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आप इतना ही याद रखें कि अगर मोटा मोटा आपको याद रखना है कि अमेरिका में कोई भी राज्य
उस देश से अलग हो सकता है, लेकिन हमारे देश में कोई भी राज्य हमारे देश से अलग नहीं हो सकता। हमारा संविधान किसी भी राज्य को इतनी शक्ति नहीं देता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में फेडरेशन और यूनियन दिखाई दे तो आप दोस्तों यूनियन पे ही टिक करेंगे, वही आपका सही उत्तर होगा। ठीक, तो पहले जो आर्टिकल है इससे आपको दो बातें समझ में आई। क्या भारत के दो नाम है, भारत और इंडिया, संवैधानिक नाम, और कैसा संघ है हमारा, यूनियन है ना। तो इतना आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल दूसरे की तरफ, अनुच्छेद 2। इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि संसद विधि द्वारा, है ना, आप जानते ही हैं कि संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है ना। तो संसद की अगर हम आपसे चर्चा करें या कहीं भी संसद आप लिखा हुआ महसूस करें या पढ़ें, तो आप अपने माइंड में फिट कर लें कि संसद की अगर बात चल रही है तो दोनों सदन और राष्ट्रपति की बात चल रही है। तो आर्टिकल 2 आपसे ये कहता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का स्थापना कर सकती है और नए राज्यों का प्रवेश भी कर सकती है। ठीक है, जैसे कि कोई भूभाग भारत ने किसी अन्य देश से जीत लिया है, युद्ध में जीत लिया, या किसी संधि के द्वारा कोई भूभाग हमारे देश को मिल जाता है, तो उसका प्रवेश भी भारतीय संसद विधि द्वारा अपने देश में कर सकती है। किस विधि द्वारा, ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर मैं आपको पढ़ाता हूं तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि छोटी से छोटी बात भी जो आपके काम की है, ऐसा नहीं ज्यादा ही डिटेल में चला जाऊं, लेकिन जो भी आपके काम की छोटी से छोटी बातें हैं ना, वो सारी बातें मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि ये विषय इतना रोचक है। अगर आप इसको सही से पढ़ने लगेंगे तो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, और साथ ही साथ आपकी ज्ञान की सीमा को भी ये परिवर्तित करता है और ज्यादा बढ़ाता है। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस बना के आप रखना। तो अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों की स्थापना भी कर सकती है और नए राज्यों का प्रवेश भी कर सकती है। प्रवेश के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोई भूभाग हमारे देश को किसी दूसरे देश से संधि के अंतर्गत मिला है, युद्ध के अंतर्गत मिला है, चाहे वो कैसे भी मिला हो, तो उस भूभाग को अगर संघ चाहे तो अपने यहाँ राज्य का दर्जा दे सकती है अपने देश में। और स्थापना का मतलब ये हुआ कि हमारे ही भूभाग में कोई ऐसा क्षेत्र था जिसका कोई राज्य के नाम पर कोई उसका प्रमाण नहीं था, या राज्य का दर्जा उसको नहीं था, कोई नाम ही नहीं था। तो जैसे कि अभी इसका एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, तो उसकी स्थापना भी हमारा देश, हमारी संसद कर सकती है। जैसे कि दोस्तों एक 35वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था? 35वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंतर्गत सिक्किम जो राज्य था तो हमारे देश में ही, लेकिन उसकी स्थापना नहीं हुई थी। तो स्थापना का आप इस उदाहरण से समझें कि क्या मतलब होता है। तो 35वां संविधान संशोधन हुआ। 35वें संविधान संशोधन से पहले सिक्किम हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी हमारे देश का राज्य नहीं था। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा उसको जो है सहायक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। संविधान संशोधन के द्वारा 35वां संविधान संशोधन हुआ था, तो सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। कौन सा राज्य था वो? सिक्किम। आप ये याद रखना। फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ। फिर इसमें जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था दोस्तों। तो इसी माध्यम से हम कहते हैं कि नए राज्य की स्थापना भारतीय संसद ने कर दी थी विधि द्वारा। तो दूसरा आर्टिकल आपसे क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा किसी नए राज्य का प्रवेश या फिर उसकी स्थापना कर सकती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल 3 की तरफ। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 3 है दोस्तों, वो ये कहता है कि संसद विधि द्वारा, है ना, ऐसा नहीं अपनी मन मर्जी के मुताबिक, एक विधि होती है, एक प्रक्रिया होती है, एक कानून होता है। तो संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या था, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना थी दूसरे अनुच्छेद में। इसमें क्या है, नए राज्यों का निर्माण है। निर्माण में स्थापना में क्या अंतर होता है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता कर चलूंगा। पहले आप सुन लें कि अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद विधि द्वारा किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या फिर किसी एक राज्य का कोई खंड या कोई हिस्सा काटकर दूसरे राज्य में मिला सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर लगता है कि कुछ बातें आपके काम की हैं तो वो आप साथ साथ नोट भी करते चलें। अगर मैं इन सारी बातों को यहाँ पर लिखने लग जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा। तो अच्छा यही है कि आप हाथों हाथ पेन कॉपी लेकर के बैठे, और जो मैं बोल रहा हूं अगर वो लगता है आपके काम का है तो आप उसको नोट भी करते चलें। तो मैंने क्या कहा कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है,
एक राज्य का कोई भी भूभाग किसी दूसरे राज्य में मिला सकती है, या फिर दो राज्यों के थोड़े थोड़े भूभाग मिला करके नया राज्य बना सकती है, या फिर दोस्तों दो राज्यों को एक राज्य में परिवर्तित कर सकती है। इतना फिर यही होता है निर्माण दोस्तों। फिर दूसरी बात ये हो जाती है कि जो किसी भी राज्य का अगर नाम है उसको परिवर्तन करना है, उसमें चेंज करना है, तो ये शक्ति भी हमारी संसद के पास है। और फिर दूसरी बात कि अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, बढ़ाना है, घटाना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, तो भी संसद विधि द्वारा ये कार्य कर सकती है। अब दोस्तों ये तो हो गई आर्टिकल 3 की बातें। अब आपसे यहाँ से सवाल कैसे बनता है? सवाल इस तरीके से बनता है कि अगर किसी नए राज्य की सीमा में परिवर्तन किया गया है तो यह अधिकार भारतीय संविधान किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, संसद को देता है, या मतलब कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को देता है। इस तरीके के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो आपका सही जो ऑप्शन होगा दोस्तों, जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा भारतीय संसद। संसद के पास ही अधिकार है कि वो नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है और आर्टिकल 2 में स्थापना भी कर सकती है, प्रवेश भी कर सकती है, नामों में चेंज भी कर सकती है आर्टिकल 3 के अनुसार, सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। ठीक है, तो ये किसके पास अधिकार है? संसद के पास अधिकार है ना। तो संसद के पास ये अधिकार होता है। फिर दूसरी बात दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है या फिर किसी राज्य की सीमा घटानी या बढ़ानी है, उसका भूखंड किसी दूसरे राज्य में मिलाना है, तो क्या इसके लिए केवल संसद ही कुछ कर सकती है? राज्य का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं होता है? तो मैं आपसे बता दूं कि जब भी ऐसा कोई बिल संसद के अंदर पास होता है तो राष्ट्रपति का ये कर्तव्य होता है कि वो उस बिल को जिस राज्य का नामकरण करना है या सीमा परिवर्तन करना है, या मतलब जिस राज्य में कुछ भी संशोधन करना है, तो वहां के जो राष्ट्रपति होगा, वो मुख्यमंत्री होगा उस समय का, उसके पास राष्ट्रपति उस बिल को भेजेंगे और उसकी राय जानेंगे। जैसा कि आप मान के चलें कि जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की अगर सीमा घटानी या बढ़ानी है तो संसद में ये बिल पास हो गया, लेकिन संसद यानी राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास वो बिल भेजेंगे और उनकी राय जानेंगे। अब दोस्तों राय जानने के लिए भेजेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राय अगर गलत मिली है, मतलब आपका तो मानना था कि हमें नाम चेंज करना ही करना है और वहां के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कर दिया मना, अब अगर आपने राय मानी तो इसका कोई बाध्यकारी सिस्टम हमारे संविधान में नहीं दिखाई देता है। यानी राय आप मान भी सकते हैं और राय नहीं भी मान सकते। तो यह अधिकार राष्ट्रपति को होता है कि वो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की राय माने या ना माने। ठीक है, आमतौर पर राय मान ली ही जाती है, क्योंकि राय मशवरे से ही हमारे देश में काम होता आया है। तो ये केवल एक औपचारिकता है कि हाँ, उस राज्य के मुख्यमंत्री की हम सलाह भी ले लेंगे। अब मानना ना मानना ये संसद के हाथ में होता है। तो ये था अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं में नामों में परिवर्तन। इतना आपसे पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि अधिकार किसके पास है, तो अधिकार संसद के पास है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अनुच्छेद 4 के पास। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 है, आमतौर पर आपने देखा होगा कि ये कुछ किताबों में मिलता भी नहीं है, और आप अगर यूट्यूब पर पहले पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि आर्टिकल 4 बहुत ही कम वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कोई पढ़ाता है ना। लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि पढ़ाना चाहिए, चाहे परीक्षा में आए या ना आए, हमें इस स्तर से थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब तो समय की नजाकत भी है, परीक्षा पता नहीं कब हो, लॉकडाउन का माहौल वैसे ही बना हुआ है। तो इसलिए जितना अच्छा हम जानकारी ले लेंगे वो हमारे लिए ही फायदेमंद होगा। हम अगर कहीं पर खड़े हुए हैं अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, तो वहां पर हमारे जो ज्ञान की सीमा है वो थोड़ा उनसे ऊपर हो, हमारी बात हर कोई सुने। ठीक है, तो ये नॉलेज कहाँ से आएगी? जब आप किसी विषय के बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं, आपकी बात को सुनी भी जाएगी, आपकी बात को तवज्जो भी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आर्टिकल 4 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो उसमें क्या था, जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल 2 में यह था कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों की स्थापना भी कर सकती है और नए राज्यों का प्रवेश भी करती है। और आर्टिकल 3 क्या था कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है और उनकी नाम सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। राय जरूर उस राज्य के मुख्यमंत्री से ले ली जाती है, लेकिन मानना या मानना नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब आर्टिकल 4 क्या कहता है ये सुन लें आप। आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर अनुच्छेद 2, ये आर्टिकल 4 में ही लिखा हुआ है
कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद अगर कोई कार्यवाही करती है, मतलब जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वो विधि द्वारा, मैं बताया था ना कि आर्टिकल 2 में भी विधि द्वारा संसद कर सकती है, आर्टिकल 3 में भी विधि द्वारा संसद कर सकती है, तो आर्टिकल 4 में यही विधि बताई गई है। ठीक है दोस्तों, कि जब भी संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अनुसार अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन करती है, अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन करती है। अनुसूचियां मैंने आपको पढ़ा दी हैं और आपने याद भी कर ली होंगी जहां तक मुझको लगता है। 1 और 4, 1 में क्या था दोस्तों, आपको पता ही है कि भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन इसमें था, और अनुच्छेद वो अनुसूची 4 कौन सी थी, ये भी मैंने आपको बताया था कि विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व होगा, ये अनुसूची 4 कहती थी। तो जब भी आप देखो अनुसूची 1 में और 4 में कैसे बदलाव आता है, मान लो अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल संसद ने किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नए राज्य का प्रवेश हमारे देश के अंदर हुआ है। जैसे कि अभी वर्तमान में हम बात करें तो 28 राज्य हैं, कोई नया राज्य अगर हम में शामिल हो जाता है तो वो 29 राज्य हो जाएंगे, एक राज्य बढ़ जाएगा। तो जैसे ही एक राज्य बढ़ा हमारे देश में, तो अनुसूची 1 में भी बढ़ जाएगा वो। तो परिवर्तन हुआ नहीं हुआ पहली अनुसूची में, क्यों? क्योंकि पहली अनुसूची भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन करती है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे वो राज्य हो। ठीक है, तो जब 28 राज्य थे 29 होगा, तो अनुसूची 1 में भी परिवर्तन होगा। तो हो गया पहली में परिवर्तन। फिर दूसरी बात, अगर वो राज्य अस्तित्व में आ गया है तो उसकी कितनी सीटें राज्यसभा में मान्य होंगी, ये निर्धारित करेगा, है ना। तो ये बातें कौन सी अनुसूची में लिखी हुई है? 4 में लिखी हुई है कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों की जो सीटों का प्रतिनिधित्व है ना, वो कौन सी अनुसूची में? 4 में है। तो सीधी सी बात है, कोई अगर राज्य नया प्रवेश करेगा तो उसमें उसके अंदर राज्यसभा की सीटें कुछ ना कुछ तो दी ही जाएंगी। तो फिर कौन सी सूची में बदलाव होगा? चौथी अनुसूची में बदलाव होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि संसद अगर 2 या 3 अनुच्छेदों का प्रयोग करती है, मतलब नए राज्यों की स्थापना करती है या नए राज्यों का निर्माण या सीमा में परिवर्तन करती है, तब अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन होगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं अनुसूची को, इसके लिए मतलब अनुच्छेद 2 और 3 में प्रयोग अगर संसद कर रही है, तब साधारण बहुमत, बहुमत भी बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों, मान्य होगा। 368 की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ये विधि है। 368 का मतलब आप जानते ही हैं, 368 में क्या है? संविधान संशोधन। कहने का मतलब यह है, आर्टिकल 4 में जो बात लिखी हुई है कि संसद अगर आर्टिकल 2 का प्रयोग करती है नए राज्यों की स्थापना, या फिर आर्टिकल 3 का प्रयोग करती है नए राज्यों का निर्माण या उनकी जो है नाम में सीमा में परिवर्तन, तब जो है 368 की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको संविधान संशोधन ही करना पड़ेगा। अगर नए राज्यों की प्रवेश कर रहे हो तो भी संविधान संशोधन करना पड़ रहा है, या फिर किसी राज्य को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, इसके नामों परिवर्तन कर रहे हो, तब भी आपको 368 का प्रयोग करना पड़ रहा है, मतलब संविधान संशोधन करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, केवल संसद के अंदर एक साधारण बहुमत पारित होगा और उसी विधेयक जो भी वो एक्ट बनकर आएगा उसी कानून के द्वारा राज्य की स्थापना भी हो सकती है या फिर राज्य का निर्माण भी हो सकता है और उसके नामों में परिवर्तन भी हो सकता है। यहाँ पर 368 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह बात कौन सा अनुच्छेद समझाता है? अनुच्छेद 4 समझाता है कि 2 और 3 का प्रयोग जब भी भारतीय संसद करेगी तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये दोस्तों ये बात कहां से आई कि करना साधारण बहुमत से होगा और 368 का प्रयोग नहीं करना होगा, है ना। तो जैसा कि आपने थनले में पढ़ा है, तो अब मैं उस बात पर आता हूं दोस्तों। भाग 1 तो लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि 368 का प्रयोग ना करना पड़ रहा है। देखो, नवा संविधान संशोधन हुआ था, नवा संशोधन हुआ था और यह हुआ था 1960 में, है ना।
मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले प्रस्तावना का भाग 2, और उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि प्रस्तावना से जुड़े विवाद जो भी मामले थे उनकी विस्तार पूर्वक चर्चा मैंने की थी। और उसी वीडियो में एक जो सबसे पहला केस था बेरुवाड़ी केस, बेरुवाड़ी मामला, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। बेरुवाड़ी मामला आमतौर पर जो कंपटीशन की तैयारी बच्चे कर रहे होते हैं उन्हें यह पता होता है कि यह मामला सीधा सीधा प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, बेरुवाड़ी जो मामला था वो डायरेक्ट प्रस्तावना से नहीं था कि प्रस्तावना पे ही केस कर दिया हो, ऐसा नहीं था। बेरुवाड़ी एक जगह का नाम है जो पहले हिंदुस्तान में हुआ करती थी और आज पाकिस्तान में है। तो ये जो केस था दोस्तों ये विपक्षों द्वारा किया गया था, क्योंकि मैंने ये वाली बात उस वीडियो में डिटेल में समझाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो मेरी गुजारिश है कि आप उस वाली वीडियो को देख लें। नहीं भी देखी है तो पहले इसे समझ लें और फिर उसके बाद उसको देख लेना। तो बेरुवाड़ी जो मामला था ना, ये भी 1960 का ही मामला था, मतलब 1959-60 का था। 59 में आया था, 60 में इसका फैसला हो गया था। तो बेरुवाड़ी जो मामला था ये उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, तो बेरुवाड़ी का जो क्षेत्र था पाकिस्तान को देने की बात चल रही थी कि हम पाकिस्तान को दे देंगे और पाकिस्तान के कुछ हिस्से हम ले लेंगे। वो बात अलग है कि हम ज्यादा भाग दे रहे थे और उनका कम भाग ले रहे थे। लेकिन दोस्तों उस समय के हिसाब से जो ठीक था वो हमारी सरकार ने उस समय किया था। तो उस समय जब विपक्ष ने यह सवाल उठाया कि क्या भारतीय संसद को इतना अधिकार है कि वो अपने देश की भूमि किसी दूसरे देश को दे सके, तो ये केस चल रहा था दोस्तों। तब इसके प्रस्तावना बीच में आ गई थी, जब बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तब प्रस्तावना बीच में आ गई थी कि प्रस्तावना में कुछ शब्द ऐसे हैं जो भारतीय संसद को यह अधिकार नहीं देते कि भारत की एकता और अखंडता को आप अलग कर दें। तब जो सरकारी पक्ष था उसने एक बात कही कि उसी प्रस्तावना में एक शब्द और लिखा गया है संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है कि हम, या संप्रभु हम जैसा हमारे संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब यह है कि भारत संप्रभु देश है। इसका अर्थ यह हो गया कि भारत आंतरिक मामले या आंतरिक फैसले और बाह्य फैसले करने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में नहीं है। यानी हम अपने आंतरिक मामले भी सुलझा सकते हैं खुद स्वयं, और हम अपने बाह्य मामले भी सुलझा सकते हैं खुद ही। अब हम किसी को भूमि दें, ये भी आंतरिक या बाह्य मामला हो सकता है, या किसी की भूमि दें, ये भी आंतरिक या बाह्य मामला हो सकता है। तो इसमें हमें किसी की भी दबाव हमें नहीं झेलना पड़ेगा। कहने का मतलब हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अब हर तरीके के फैसले हम स्वयं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात वहां पर मान्य हो गई थी। तब एक बात समझ में आई थी कि जब संप्रभु की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट में दी गई सरकारी वकीलों की तरफ से, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, क्या कि हाँ, भारतीय संसद को ये अधिकार है कि वो अपने आंतरिक फैसले भी स्वयं ले और अपने बाह्य फैसले, अंतरराष्ट्रीय फैसले भी स्वयं ले। ये अधिकार है कि वो अपनी भूमि दूसरे देश को भी दे सकता है। तो पहला सवाल तो आपका क्लियर हो गया कि भारतीय संसद के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने देश की भूमि किसी दूसरे देश को दे सके। लेकिन दोस्तों जैसे कि अभी अभी आर्टिकल 4 में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग जब भी संसद करेगी उस समय 368 की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस केस में यह कहा गया था कि अधिकार तो है संसद को, संसद को अधिकार तो है अपने देश की भूमि दूसरे देश को देने का, लेकिन साधारण बहुमत द्वारा नहीं। जैसे कि हमने किसी नए राज्य का प्रवेश कर लिया, साधारण बहुमत द्वारा, नए राज्य का निर्माण कर दिया, साधारण बहुमत द्वारा, किसी राज्य की सीमा बढ़ा दी घटा दी, ये भी साधारण बहुमत द्वारा। अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसे ही हम अपने देश की भूमि दूसरे देश को दे दें साधारण बहुमत द्वारा, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए 368 का प्रयोग करना ही होगा। 368 का मतलब यह होता है दोस्तों कि संविधान संशोधन करना ही होगा। और संविधान संशोधन भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है। हमारे संविधान का एक वो हिस्सा होता है जो बिल्कुल सामान्य हिस्सा होता है जिसमें संशोधन करके, और एक होता है जिसके हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत इंपोर्टेंट जो होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा जो है, एक सामान्य हिस्सा संविधान का और एक महत्वपूर्ण हिस्सा संविधान का। तो सामान्य हिस्से में संशोधन करना है तो आप कर सकते हैं, महत्वपूर्ण में करना है तो इसके मुकाबले थोड़ा यहाँ पर टफ है। तो आप अगर अपने देश की भूमि किसी दूसरे देश को दे रहे हैं तो संविधान संशोधन तो करना पड़ेगा, लेकिन वो करना
इस तरीके से होगा। महत्वपूर्ण भाग है अपने देश की जमीन किसी दूसरे देश को देना। तो इसीलिए संविधान संशोधन तो होगा, लेकिन वो भी एक उच्च कोटि वाला होगा, जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब संसद के अंदर विशेष बहुमत तो होगा ही होगा। राज्यसभा में, लोकसभा में बहुमत भी कई प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है साधारण बहुमत और एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब आप ऐसे मान के चलें 2/3, लगभग 2/3 आप मान के चलें, तो विशेष बहुमत होगा। विशेष बहुमत में भी, संसद में तो विशेष बहुमत होगा, लेकिन लगभग आधे राज्यों की राय, आधे राज्यों का बहुमत, जैसे कि हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो लगभग आधे राज्यों का बहुमत भी चाहिए होगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तब आपको अधिकार बन जाता है कि हाँ, हम अपने देश की भूमि दूसरे देश को भी दे सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि संसद अपने देश की भूमि दूसरे देश को दे दे। इसके लिए बहुत बड़ा कानून बनाया गया है। और ये बना कब था दोस्तों? ये 1960 का, जब ये मामला बेरूवाड़ी का मामला आया था, जब नवे संविधान संशोधन द्वारा 1960 में बेरूवाड़ी को ये पहला संविधान हुआ था। अगर हमारे देश की भूमि किसी को देनी पड़ रही है ना, तो इस मामले का ये पहला संशोधन था, नवा संशोधन, जो कि बेरूवाड़ी जो हमारे देश का क्षेत्र था वो हमें पाकिस्तान को देना पड़ा। और तब कौन सा संशोधन हुआ था? महत्वपूर्ण वाला हुआ था। मतलब संसद के अंदर तो विशेष बहुमत हुआ ही हुआ था, लेकिन आधे राज्यों का भी बहुमत उस सरकार ने प्राप्त किया था, तब जाकर के बेरूवाड़ी हमने पाकिस्तान को दे दिया गया था। फिर उसके बाद में 100वां संशोधन हुआ 2015 में। 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, तो उसमें भी भारत ने कुछ भूभाग बांग्लादेश को समर्पित कर दिया था, बांग्लादेश को दे दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, संसद के पास इतनी शक्ति तो है कि अपने देश की भूमि को किसी दूसरे देश को दे दे, लेकिन इतना आसान नहीं है कि मन में आया और कर दिया। उसके लिए एक बहुत बड़े कानून की आवश्यकता पड़ती है, बहुत बड़े विधेयक की, बहुत बड़े एक्ट की जरूरत पड़ती है। उसकी प्रक्रिया क्या है ये मैंने आपको बता दी। विशेष बहुमत चाहिए होता संसद के अंदर भी, और कम से कम आधे राज्यों को समर्थन मिलना चाहिए, तब जाके आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज का पहला भाग की वीडियो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी। लेकिन दोस्तों, कुछ जो गलतफहमियां मन में होती हैं उन्हें हम निकाल के पढ़ें, तब ज्यादा अच्छा होता है। कुछ छात्रों के मन में ये भाव भी आ रहा होगा कि हमने अपनी जमीन क्यों दे दी, है ना, दूसरे से कम क्यों ली, हमने ज्यादा क्यों दी। तो दोस्तों, हमारा जो देश है वो संप्रभु देश तो है ही, हम अपने आंतरिक बाह्य फैसले खुद भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन हर धर्म की इज्जत करता है, हर धर्म को समानता देता है। तो ऐसे देश में हम रहते हैं, सामाजिक लोग हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसे फैसले भी करने पड़ जाते हैं जो हमारे हित में हो, लेकिन हमें उनके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सपोज दैट, आप ऐसा मान सकते हैं कि किसी घर में कोई व्यक्ति बीमार है, उसे डॉक्टर ने बताया है कि आप नीम खाएं तो आप ठीक हो जाएं, है ना। अब समस्या यह है कि घर में तो आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है ही नहीं, पड़ोस में नीम का पेड़ है। अब पड़ोस में जैसे आप गए, कभी हमें नीम का एक पत्ता दे दो, तो उसने कहा कि पहले आप हमें एक आम दे दो। अब एक आम की वैल्यू कितनी होती है एक नीम के पत्ते के आगे, आप जान सकते हैं। लेकिन उस समय जरूरी क्या है? उस समय जरूरी है कि आपको वो एक नीम का पत्ता लेना ही पड़ेगा, ताकि मरीज को दिया जा सके, वो ठीक हो। आम की जरूरत ही नहीं है उस समय। तो इसलिए दोस्तों, आप एक आम के बदले में एक नीम का पत्ता भी ले सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन, कुछ स्थितियां थी कि हमारे देश की सीमाओं को बरकरार रखने के लिए, सीमा सुरक्षा को स्थापित करने के लिए ये वाला हिस्सा 1960 में देना पड़ा। तो इसलिए ये भाव आप बिल्कुल निकाल दें कि वो सरकार गलत थी या ये सरकार गलत है, वो सरकार अच्छी थी या सरकार बुरी है। तो ऐसे थोड़ा आप दिमाग में ना लाएं। तो दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें। और वो तो मैं हर वीडियो में आपसे कहता ही हूँ कि आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं आपकी राय क्या है, क्या मैं आप तक पहुंच रहा हूँ या नहीं पहुंच रहा हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।